हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है कर भला सो हो भला। एक गांव में दो दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जो एक दोस्त है वो दिखावा ज़्यादा करता था कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। बट रियलिटी में वो उससे बहुत ज़्यादा जलता था। क्यों? क्योंकि जो पहला मित्र था रामेश्वर, वो ऐसा था कि हर किसी की मदद करता था। गरीबों की, कोई उसके दरवाजे पर आ जाए तो कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वो हर किसी की हर संभव मदद करता था और मेहनती भी बहुत था। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा दोस्त था लालची, वो ऐसा था कि बस उसको ये चीज़ की जलन होती थी कि ये क्यों दूसरों की भलाई करता है, क्यों इसको लोग इतना मानते हैं। अबे जो दूसरे की हेल्प करेगा उसको लोग मानेंगे ही, और जो नहीं करेगा तो उसका कोई कैसे क्या सम्मान करेगा। वो अपने काम से काम रखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग आए, उसके रास्ते में टकराए, तो सबने उससे, रामेश्वर से, बहुत अच्छे से उसकी इज्जत करी। तो उसको देख के एकदम ये आग लग गई कि भाई मेरे को कैसे नहीं पूछे इन गांव वालों ने, ये सब इसी को ही पूछते हैं, इसी को ही वो करते हैं कि क्यों दिखावा करता है इतना। उसको ये है कि भाई तुम भी मत मत करा करो दूसरों की हेल्प। उसने उसको बोला कि यार तू क्यों करता है दूसरे की हेल्प, ये है वो है, सब लोग ऐसे ही हैं, ये वो, कोई किसी को कुछ नहीं समझता। इस तरह से ये चीज़ें कहने लगा। तो कह रहा भाई मेरा कर्म है, मुझे करना है। और मैंने, ये मेरे पिता ने मुझे बस एक चीज़ ये समझाई है, रामेश्वर ने बोला ये चीज़ कि भैया कर भला सो हो भला। अगर आप दूसरे का अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अब उसको ऐसा जवाब मिल गया लालची को। अब उसने क्या, वो अपने घर आया, उसने अपनी बीवी से बोला कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पे, ये ऐसे करता है वैसे करता है। तो कहती है तुम ऐसा करो कि जमींदार के पास जाओ। जमींदार भी उससे बहुत ज़्यादा किलसता है। और जमींदार के साथ मिलकर ये उसने एक योजना बनाई। उसको बोल दिया कि ये योजना मैं तुम्हें बता रही हूँ और इस योजना को लेकर जाओ जमींदार के पास, और फिर देखना कैसे तुम्हारे दोस्त रामेश्वर की अकल ठिकाने आती है। तो वो उसने उसकी योजना सुनी अपनी बीवी की, खुश हो गया, कह रहा ठीक है मैं भी जाता हूँ भागा भागा। तो वो गया उसके पास, किसान, उसके जमींदार के पास। वो उससे भी बड़ा धूर्त था। और उसने बोला कि मेरे को है ना आपसे एक मदद चाहिए। बोला क्या? नो कह रहा अगर आप चाहते हो ना, रामेश, इस गांव में सबसे ज़्यादा अच्छा जो खेत है वो रामेश्वर का है, और आप चाहो तो उस पर कब्जा कर सकते हो। तो उसने बोला मैं उस पर कैसे कब्जा कर सकता हूँ, कब्जा कोई करना इतनी आसान बात है जो ऐसे किसी के खेत पे मैं कब्जा कर लूँगा। कह रहा मेरे पास एक योजना है, अगर आप कहो तो मैं आपको बताऊँ। तो उसने बोला योजना है, बताओ क्या है। और तुम्हें मुझे क्यों योजना बता रहे हो, तुम तो उसके दोस्त हो। कह रहा मैं उसका दोस्त जरूर हूँ, लेकिन मुझे उससे गुस्सा आता है, मैं उससे किलसता हूँ बहुत ज़्यादा। वो लोगों की भलाई करता रहता है और सब लोग उसका सम्मान करते हैं, और कोई मुझे पूछता भी नहीं है। अच्छा, वो खुश हो गया कि चलो दो दोस्तों की उसमें अनबन में मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो उसने बोला बताओ क्या योजना है। उसने बोला योजना ये है कि आप किसी अपने दूर के रिश्तेदार को उसके पास भेजो, गरीब मजबूर बना के, और कि भाई ये उसकी मतलब वो उससे पैसा मांगे, और वो उससे इतना पैसा मांगे कि वो उसको दे ना पाए, क्योंकि अभी तो उसकी खेती वो जो खेती है वो भी अभी पैसा नहीं देगी उसको, फसल अभी नहीं हुई है पूरी तरह से। तो फिर वो किसी ना किसी तरह से आपके पास कर्जा लेने आएगा, और उसको मैं लेकर आऊँगा, फिर उसको है ना कर्जा देंगे, और फिर उसका हम खेत ऐंठ लेंगे। तो वो समझ गया सारी बातें जो भी थी क्या करना है। अब वो उसने क्या करा, अपने दूर के रिश्तेदार को बुलाया, उसको सारी बात समझाई कि तुम्हें ऐसे ऐसे मजबूर बन के जाना है, और बस इतना ही काम है, उससे धन लेकर आना है बस। तो कहता है वो धन दे देगा। उसने बोला हाँ वो धन दे देगा, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ। ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ, वो दोनों दोस्त बैठे हुए थे अपने ही दरवाजे के बाहर। तो आया बूढ़ा बाबा, उसने उनको बोला कि बेटा मैंने तुम्हारा, रामेश्वर से ही कहने लगा वो, कि बेटा मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, बहुत ही ज़्यादा तुम ईमानदार हो सके तो मेरी मदद कर दो। बोला क्या मदद है बाबा बताओ। उसने बोला कि बेटा मेरे कल बेटी की शादी है, और आज मेरे घर में चोरी हो गई है सुबह सुबह, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ, और मेरी बस अब या तो मुझे कहीं से धन मिल जाए जो मैं मेरी बेटी का विवाह कर पाऊँ, वरना मुझे बस मरने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। तो उसकी ऐसी बात सुन के उसने क्या करा कि भैया मेरे पास तो धन भी नहीं है इतना, क्योंकि अभी फसल नहीं हुई है, तो पैसा भी घर में इतना नहीं है जितना मतलब आपको काम आ पाए। तो उसका वो जो लालची दोस्त था सरजू, उसने बोला ऐसा करो, जमींदार के पास चलते, जमींदार के पास बहुत पैसा है, वो दे देगा, और उसको दे देना जब तुम्हारी फसल हो जाएगी। तो उसने उसने आओ देखा ना था, उसने भी सोचा कि चलो ठीक है भाई, किसी गरीब की सहायता हो जाए, उससे बड़ा और क्या है, पैसा तो मैं देता रहूँगा उसको, किसान जमींदार को। तो वो दोनों गए, उन्होंने ज़मींदार से पैसे मांगे। ज़मींदार ने बिना, इसमें ब्याज व्याज की कोई बात नहीं हुई थी, बस ये बात हुई थी कि 1 महीने के लिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, 1 महीने भीतर तुम मुझे मेरा पैसा दे देना, और
इतने मैं तुम्हारा खेत ले लूँगा। अब इतने उसने बोला कि खेत मत लो सरकार, मैं 1 महीने के अंदर आपको पैसे दे दूंगा। तो उसने बोला ठीक है, 1 महीने बाद मैं खेत लूंगा, लेकिन अभी खेत नहीं ले रहा हूँ और बाकी तुम पैसा लो। उसने उससे पैसा लेकर उस बूढ़े को दिया और वही बूढ़े ने वापस पैसा उस जमींदार को दे दिया। अब बेचारा कर्जे में आ गया, लेकिन उसका इतना वो था, उसको इतना मेहनती था, उसने दिन रात मेहनत करके 1 महीने के अंदर ही पैसा सारा जोड़ा जो उसने जमींदार से लिया था। अब वो वही पैसा जमींदार को देने गया तो जमींदार ने बोला भैया ये तो असल है, मुझे इसका वो चाहिए, ब्याज चाहिए। तो उसने बोला जी ब्याज की तो कोई बात ही नहीं होती, बात बस इतनी हुई थी कि 1 महीने के लिए आपने मुझे पैसे उधार दिए थे और 1 महीने भीतर मैंने आपको पैसे दे दिए हैं, तो इसमें ब्याज कहाँ बना। तो उसने मतलब अपनी धूर्तता दिखा के, बदतमीजी दिखा के उसको दबा दिया। अब दबाने का ये हुआ कि उसका खेत पे नज़र थी उसकी। उसने बोला मुझे अब तुम्हारा खेत लूंगा तब तक जब तक तुम मेरा ब्याज नहीं दे दोगे। ब्याज उसने बना दिया बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, इतना बना दिया कि मतलब खेत भी बेच देगा तब भी उसका ब्याज नहीं चुक पाएगा, इतना उसके ऊपर ब्याज डाल दिया। अब क्या था, अब भाई वो गया राजा के पास। अब राजा के पास गए, राजा के पास फैसला बात आई सारी सामने। अब बात क्या थी, सारी बात सामने थी, राजा के सामने थी। हाँ भाई इसने पैसे लिए और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। अब क्या था, अब उसके दोस्त को बुलाया गया, भैया तुम दोनों के बीच में कोई था तीसरा बंदा जिसको पता है कि तुमने इसको पैसे दिए और क्या बात हुई थी। तो उसने बोला हाँ महाराज मेरा एक मित्र है सरजू, वो उस समय था जब मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे। अब सरजू को बुलाएगा। अब सरजू ने सारी काया पलट कर दी, सरजू ने साफ साफ नकार गया हर चीज़ से। उसने बोला हाँ महाराज इसने रामेश्वर ने पैसे लिए थे जमींदार साहब से और ब्याज भी देना था, और इसने ये भी बोला था कि अगर मैं ब्याज नहीं दूंगा तो मेरा खेत ले लेना। अब वहाँ पे 3 ही थे। अब वो बेचारा हैरान और परेशान। उसने बोला कि तुम मेरे दोस्त होकर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो उसने बोला महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और इसकी आदत बहुत ख़राब है, ये अपने आप को राजा समझता है, इसीलिए हर गरीब की मदद करता है, और मतलब जिससे कि लोग आपके पास ना आ पाए और इसी को राजा समझे। अब उसने सरजू उतना जो चालाक था, धूर्त था, उसने राजा को भी भड़का दिया उसके खिलाफ सरेआम सबके सामने ही। अब राजा को आया गुस्सा। राजा ने बोला भैया ऐसा करो, इसको दो काल कोठरी की सजा, ये खुद को राजा समझता है। अगर यही लोगों की समस्याएं हल करेगा तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या काम है। इसीलिए तो मैं कहूँ कि मेरे पास लोग क्यों नहीं आ रहे हैं मदद के लिए। तो अब राजा भी भड़का दिया उसने, सरजू ने। जमींदार चुपचाप खड़ा हुआ था। फिर जमींदार ने अपना एक दाव खेला कि जमींदार ने बोला कि महाराज आप इसको माफ़ कर दो, और बस अब ये है कि इसका खेत तो मेरा हो चुका है, लेकिन ये बेचारा गुजारा कहाँ से करेगा, मुझे ब्याज कहाँ से देगा, इसके लिए मैं इसे अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा इसको दे रहा हूँ जो कि गांव से बाहर है। अब ये एकदम हैरान करा, मालिक महाराज मुझे वो ज़मीन का टुकड़ा दे रहा है जो बंजर है, इतने सालों से उस पर एक पत्ता भी नहीं उगा है, ये मुझे वो ज़मीन दे रहा है। अब महाराज तो ऐसे भड़का हुआ था उस पर। तो महाराज बोला तुझे शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये इंसान ने तुमको माफ़ी दिलवाई और तुमको अपनी ज़मीन का टुकड़ा भी दे रहा है और तुम उस ज़मीन को बंजर बंजर कह रहे हो। ये वो बस काफ़ी कहा सुनी हो आके वो बेचारा चुपचाप खड़ा रहा, कोई बात नहीं अब जो हो गया सो हो गया। तो भैया वो अपने घर को चला गया, और जो सरजू और वो जो ज़मींदार था लालची धूर्त, वो दोनों आपस में ही खिलखिलाकर हंसते रहे और सोचे कि हमारी चाल तो कामयाब हो गई। अब क्या था, ये सब अपने घर चले गए। अब बेचारे सरजू ने बताया अपनी बीवी को सब कुछ। तो उसने बोला कि तुम कोई ज़्यादा पड़ी थी लोगों की मदद करने की, ये है वो है। तो उसको बाद में ये भी चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो जो बूढ़ा आदमी आया था वो बूढ़ा आदमी भी उसी का ही प्लान करा हुआ था। तो वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया सो हो गया। उसने सोचा भी बंजर ज़मीन पे कोशिश करता हूँ कुछ करने की। बेचारा अगले दिन गया, उसने देखा वो खेत बिल्कुल सपाट, उस पर कुछ भी नहीं है, एक पत्ता तक नहीं है, वो खाली ज़मीन थी और वो भी छोटा सा टुकड़ा, उस पर कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन उसने ध्यान ये दिया कि झाड़ियों में 2 सैनिक छुपे हुए हैं। तो उसने मन में ये आया कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारे देश के भी नहीं लग रहे हैं, हमारे राज्य के भी नहीं लग रहे हैं। तो उसने चोरी से उनकी बातें सुननी कोशिश करी, और बातों में ये पता लगा कि वो दोनों ही दूसरे दुश्मन राज्य के वो थे सैनिक, और उनका आज रात प्लान था कि राजा को मारना है, जिसके अंदर वो महामंत्री जो है वो उनके साथ मिला हुआ था, और महामंत्री उनके लिए सारे रास्ते साफ करता आज रात मंदिर उसमें महल में घुसने के। अब उसको भैया एकदम वो हो गई कि ये क्या हो गया।
चलो, वो भागा भागा गया राजमहल की तरफ। राजमहल में उनका जो बेटा था वीर सिंह वो घूम रहा था, तो उसने उसको पकड़ा, उसको बोला कि महाराज मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने बोला हाँ बताओ। उसने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे 2 सैनिक गुप्तचर हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं, ये है वो है। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो, आप जाके खुद राजा को बता दो, वो आपको इनाम भी देंगे। तो उसने बोला महाराज मुझे इनाम की लालसा नहीं है, ना ही मुझे इनाम चाहिए, बस ये है कि हमारे राजा की किसी तरह से अल्प मदद हो जाए और हमारे राजा को कोई नुकसान ना हो। तो वो इतना खुश हो, उसको नाम भी नहीं उसका पूछ पाया, वो भगा भगा चला गया। अब भैया अब यहाँ इधर तो क्या करा उस वीर सिंह ने कि सैनिकों को जल्दी से भेजा, उन गुप्तचरों को पकड़ा, और जो मंत्री है उनके राज्य का उसको भी तय खाने में डाल दिया उसने चुपचाप ही। किसी को नहीं पता इस बात का कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजा भी मतलब पूछ रहा था भी मंत्री कहाँ गया, तो कोई जवाब नहीं मिला उसे। तो ये चीज़ यहाँ हो गई। अब वो बेचारा बंजर भूमि पे जा रहा है और वो हल चला रहा है, कुछ नहीं हो रहा उस हल से, कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि बंजर धरती है, क्या होगा उस पर, क्या उगेगा। तो जरा से बहुत देर हो गई, 1-1.5 घंटा हो गया उसको मेहनत करते करते, तो कहीं पर उसका जो हल है ना वो जाके फंस गया। अब उसको ये लगा भाई अब ये हल फंस गया, तो हताश नहीं, हार उसने नहीं मानी, ना ही वो हताश हुआ। उसने खोदा, वहाँ पर देखा एक संदूक निकला। अब उस संदूक को वो अपने घर लेके गया और खोला तो देखा तो उसमें बहुत बेशकीमती हीरे मोती और जेवरात थे। उस बंजर भूमि में किसी ने सोने का खजाना गड़ा हुआ था जो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन वो जब ये सब चीज़ें अपनी बीवी को दिखा रहा था तो पीछे खिड़की से सरजू देख रहा था। अब सरजू गया भागा भागा उस के पास, जमींदार के पास, कि जमींदार भाई साहब आपकी बंजर जमीन में वो मिला है खजाना, वो आपका है क्योंकि आपने उसको दी है, और अब उससे ले लो जल्दी जाके, बहुत बड़ा खजाना है, उससे तो है ना वो पूरा गांव भी खरीद लेगा, इतना खजाना आ गया उसके पास। हम तो सोच रहे थे उसे बर्बाद कर दे, वो तो फिर आबाद हो गया। वो गए भागे भागे दोनों उसके पास, रामेश्वर के पास। बोला भाई वो संदूक दे, मेरा है वो। कह रहा जी तुम्हारा कैसे है, तुमने तो राजा के सामने खुद वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा मुझे दिया था, अब उसमें मिट्टी हो चाहे सोना हो चाहे चांदी हो चाहे तांबा हो, वो सब मेरा है, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने मेरी उपजाऊ ज़मीन ले चुके हो और उसके बदले में मुझे ये मिली है छोटी सी, अब ये मेरे पर, ये इसका अधिकार मुझ पर है। तो भैया वो खूब बहसबाजी हुई। वो फिर कह रहे तू चल, तेरे को राजा के पास ही लेके चलते हैं। अब वो राजा के पास लेके गए, लेकिन अब सारी चीज़ें पलटने वाली थी, पलटने ऐसे वाली थी कि राजा को उसने जाके बोला कि भाई, अब राजा को फिर उसने झूठ बोल दिया, जमींदार ने और सरजू ने फिर से झूठ बोल दिया कि महाराज हमारी उपजाऊ ज़मीन पे एक संदूक निकला था, वो इसने ले लिया है। तो राजा ने बोला क्या ये सही है? तो उसने बोला महाराज ये इस बार फिर झूठ बोल रहे हैं, जो संदूक निकला है वो सच्ची बात है, लेकिन वो उस उपजाऊ जमीन पे नहीं निकला जो मेरी इनको दी थी, वो उस बंजर जमीन के नीचे निकला है जो मुझे आपके सामने इन्होंने दी थी, अब वो जमीन मेरी है। तो उसने बोला भाई बात तो सही है, बंजर जमीन जो थी, जो छोटा सा टुकड़ा था, वो तो हमने तुम्हारे सामने सबके सामने इसी को दिया था, रामेश्वर को, तो उस पर तुम्हारा अधिकार कैसे बना? तो बस दोनों आपस में ऐसे बहस करते रहे। इतने वो वीर सिंह आ गया। वीर सिंह उसको देख के हैरान हो गया रामेश्वर को, अरे आप यहाँ पर? फिर कह रहा कि बेटा आप इनको जानते हो? तो उसने बोला महाराज इन्हीं की वजह से आज आप जीवित हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमें सूचना दी थी कि 2 गुप्तचर आए हुए हैं हमारे राज्य में जो आपको मारने का मतलब प्लान बना रहे हैं, और उसमें हमारा मंत्री भी मिला हुआ है। अगर ये हमें आज सूचना नहीं देते सुबह सुबह तो ना जाने आज क्या होता इस राज्य का। तो कह रहे जी तुम्हें कैसे पता? उसने बोला जी महाराज जो गांव के बाहर जो मुझे ज़मीन का टुकड़ा मिला हुआ है बंजर, जिसमें से वो संदूक निकला हुआ है, वहीं पर झाड़ियों में मैंने 2 गुप्तचरों को देखा था, और ऐसे ऐसे मैंने फिर आपके पुत्र को ये सारी चीज़ें बताई जिसकी वजह से आपकी जान बच पाई। तो उसने बोला कि आप मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे पास आता है मैं आपको इनाम देता। तो उसने बोला महाराज मेरे पिता ने बस ये चीज़ समझाई है, सिखाई है कि अगर आप किसी का भला करते हो तो बदले में उससे कुछ लेने की उम्मीद ना रखो, और बस मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है कि कर भला तो हो भला। मैंने हमेशा दूसरों की मदद ही करी है, कि किसी को ज़रूरत हो तो हमेशा मैं उसके लिए खड़ा हूँ, और देखिए ईश्वर ने भी मेरी मदद ही करी है। मुझे इतना धन मिल चुका है कि मैं अब मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, और सबसे बड़ी चीज़ तो आप हैं, आपकी जान बच गई, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप वो ज़मीन का टुकड़ा आप मुझे नहीं देते तो मुझे कैसे पता लगता कि गुप्तचर वहाँ पर है और जो आपको मारने के तरकीब बना रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसने क्या करा, उन दोनों को सज़ा देने की वो ठान ली, लेकिन उसने मना करा कि महाराज आप इनको सज़ा मत दो, कोई बात नहीं। तो महाराज ने बोला सज़ा तो देनी पड़ेगी, वरना ये कल फिर किसी और को ठगेंगे, किसी और के साथ ऐसा
काम करेंगे जैसा इन्होंने तुम्हारे साथ करा, क्योंकि उससे सारी बातें उगलवा ली थी दोनों से। अब सच्ची सच्ची बता दो क्या बात है। फिर उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि महाराज ऐसे ऐसे हमें इसकी ज़मीन हड़पनी थी और हमने अपने ही किसी एक आदमी को इनके पास भेजा, ये वो सारी चीज़ें बता दी। तो एट द एंड स्टोरी ये कहती है 15 मिनट के बाद कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके साथ भी अच्छी ज़रूर होंगी, और ये सच्चाई है। क्योंकि एक ये भी सच्चाई है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं एक दिन वो खुद उसमें गिर जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर वाला, मेरा सबसे बड़ा विश्वास बस ये है भगवान पर, वो ऊपर जो बैठा है ना वो सब देखता है, वो सबका हिसाब करता है, और वो जैसे मुसीबत में डालता है ऐसे मुसीबत से निकालता भी है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम।